हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिर एक बार इस लेक्चर की श्रृंखला के अंतिम लेक्चर में मिल रहे हैं। हमने जैसा कि पहले आपको बताया था कि विश्व इतिहास और पुस्तकों का संसार ये हमारा विषय है और पुस्तकों का संसार हमने एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, चारों सेगमेंट में हमने जिक्र करना है आपके साथ। आपको जिज्ञासा होगी कि भाई पुस्तकों का संसार में हमने क्यों प्रवेश किया। मैं हर लेक्चर में इसका जवाब देने का प्रयास किया है। बावजूद इसके आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं और मुझे अफसोस होता है कि हम उस क्वेरीज का जवाब नहीं दे पाते आपको, क्योंकि उतने सारे क्वेरीज का जवाब देना थोड़ा हमारे लिए टैक्सिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी हमारे वर्क होते हैं, आपको पता होगा, और मैं इस काम के लिए किसी और को डिप्यूट नहीं कर सकता, ये हमारी मजबूरी है। तो इसलिए हम उसका जवाब उसमें नहीं दे पाते और कोशिश करते हैं कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर आपको दें उसमें उस चीज की हम चर्चा कर लें। अब बच्चों, हम पहले एक सवाल बार बार उभरता है आपके जेहन में, उसका जवाब हम पहले देना चाहेंगे। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, उस तरीके से आप थोड़ा सा पढ़ने का अप्रोच चेंज कर रहे होंगे। आज हम दो बातों के विशेष रूप में चर्चा करेंगे। एक कि विश्व इतिहास में कौन सी पुस्तकें पढ़ना आपके लिए उपयोगी है, और दूसरी चर्चा हम करेंगे कि विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट का हाउ टू एनालाइज द सिलेबस, वो को थोड़ा सा एक आपको अलग तरीका अपनाने की जरूरत है। हालांकि ये तरीका तो हमने जैसा कि आपको एंशिएंट में बताया, मिडिवल में बताया, मॉडर्न में बताया, मॉडर्न हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री कोई ऐसा नहीं कि अनोखी चीजों से अलग है, जो आप हिस्ट्री में तरीका अपनाते हो वही अपनाना है, परंतु इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस कुछ होते हैं वो ज्यादा विश्लेषण परक होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, तो उसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के एक सवाल का उत्तर देना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न आता है कि सर, जो प्रचलित बाजार में 2-3 पुस्तकें हैं, उससे बाहर की पुस्तकों की तरफ हम क्यों झांके। हम आपको झांकने के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि हम जानते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि झांकना अच्छा नहीं है, अगर आप झांकते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन आपके पास झांकने का समय नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको जनरल स्टडीज के 4 पेपर पढ़ने हैं। अगर आप निबंध के पत्र को देखो तो 5वां पेपर है। ऑप्शनल के 2 पेपर पढ़ने हैं। ऑप्शनल के क्वेश्चंस चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ऑनर्स के लेवल का है, तो जाहिर है कि उसमें आपको ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ना होगा। तो मैं आपको ज्यादा पुस्तक पढ़ने का अगर लोड देता हूं तो ये आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। ये मतलब आप उतने कम समय में नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली आपको लॉन्ग टाइम चाहिए, जो संभव यूपीएससी के प्रिपरेशन में प्राय नहीं होता है। लेकिन उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि आपके मन में होगा कि भाई ये बार बार चर्चा करते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है कि आजकल क्वेश्चन का, जैसे आप पेपर को देखो, केवल हिस्ट्री की बात नहीं, हिस्ट्री तो फिर भी इजी सब्जेक्ट है, आप कोई भी क्वेश्चन को देखो तो ज्यादा से ज्यादा वो अंतर अनुशासनात्मक प्रश्नों में हो रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए जनरल स्टडीज में। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन का पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया। अब आपके पेपर में कुल 8 क्वेश्चन होते हैं और उन्होंने उसका साइज को कम करके 200 वर्ड्स कर दिया है। शॉर्ट नोट्स को 150 वर्ड्स का रखा है और 5 शॉर्ट नोट्स आपके लिखने होते हैं। 5 के 5 शॉर्ट नोट्स मिडिवल हिस्ट्री में, चूंकि एंशिएंट में तो आपका मैथ पार्ट होता है, मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में 5-5 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं और 5 के 5 लिखने होते हैं और 5 के 5 कंपलसरी होते हैं। पहले बेनिफिट था कि उसमें 4 होता था, उसमें 3 लिखना होता था, तो एक छोड़ने की गुंजाइश वहां होती थी। दूसरी बात है, क्वेश्चन का साइज 2008 तक 600 वर्ड्स के होते थे, तो काफी लंबा क्वेश्चन होता था और उसमें 8 क्वेश्चन पूछते थे, तो छोड़ने की काफी गुंजाइश होती थी। हमें याद है कि 2008 तक हमने गेस वर्क किए और वो गेस वर्क काफी सक्सेसफुल होता था, स्टूडेंट्स उससे काफी लाभ उठाते थे और बहुत बहुत दूर दूर तक वो गेस वर्क जाते थे। अब उन्होंने क्या किया हुआ है कि आपके टोटल 8 क्वेश्चंस उन्होंने बांट दिया हुआ है। एक आपको शॉर्ट नोट का रखा हुआ है, इससे 5 शॉर्ट नोट्स आपके होंगे 150 वर्ड्स के और वो कंपलसरी होगा। और फिर जो आपके बाकी जो 7 क्वेश्चंस है उसको उन्होंने क्या किया है कि 3 पार्ट में बांट दिया, ABC। अब ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन ही लिखने हैं, तो पहला तो मगजमारी करनी होती है शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वहां आप जाते हो तो 5 के 5 लिखने होते हैं और 5-5 अवसरों से होते हैं। उसमें वो 5 में सिलेबस के ज्यादा से ज्यादा पार्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इधर फिर जो आप बाकी आपको 4 लिखने हैं, उसमें प्रत्येक खंड से कम 2 लिखने हैं। तो जब आप उन खंड में जाते हो तो पता चलता है किसी क्वेश्चन का आपको A आ रहा है तो B और C का पार्ट नहीं, किसी का B और C आ रहा है तो A का पार्ट नहीं।
क्योंकि उन्होंने उसमें सेट इस तरह से किया होता है कि उसमें बड़ी आपको चुभन होती है, दर्द होता है, लगता है कि मेरा एक क्वेश्चन बिल्कुल छूट रहा है। क्वेश्चन कमजोर होना तो नियत है, हम उसके लिए नहीं, आप कभी भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं लिख सकते। एक न एक क्वेश्चन उसमें थोड़ा कमजोर होना है, उतना तक तो चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन छूट जाए वो तो नहीं चले। और वैसी स्थिति में संभावना होती है। जैसे मैं इसी बात देखता हूं 2018 कर लेता हूं एक सवाल। तो उन्होंने हिस्टोग्राफी में एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा है, इतिहास पुराण की परंपरा, जो उसमें विशिष्ट है। अब इसकी इसमें कोई ने आर्य शर्मा ने उसकी चर्चा करी, रोमिला थापर भी 2002 में लिखित पुस्तक में उसकी चर्चा नहीं करी। हाँ, 2009 में लिखित पुस्तक में उपिंदर सिंह जरूर उसकी चर्चा कर रही है, थैंक्स टू हर, कि उन्होंने अच्छा इस पुस्तक को लिख दिया है। और नहीं तो रोमिला थापर जो कहीं अलग उन्होंने आर्टिकल्स लिखा हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन उठकर आता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे सूफिज्म पर जितने भी मेन स्ट्रीम पुस्तक है, आप सतीश चंद्रा की पुस्तक है, हरिश्चंद्र वर्मा के द्वारा कंपाइल पुस्तक है, उन पुस्तकों को आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने 2018 में जो सूफी साहित्य पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका जवाब कहीं नहीं मिलता, क्योंकि रिचर्ड एम एटन का स्पेसिफिक रिसर्च है। हाँ, थैंक्स टू एनसीईआरटी, वो आपको आश्चर्य होगा कि मध्यकालीन भारत के विषय करके जो आपको नई एनसीईआरटी बुक दी गई है, उसमें इस टॉपिक को उसने टच किया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी बुक्स को मैं हमेशा सराहता हूं, और मैं मानकर चलता हूं कि स्टूडेंट को जरूर पढ़ना चाहिए वो पुस्तक, क्योंकि उस पुस्तक से भी इस उत्तर को मैनेज किया जा सकता था। स्टैंडर्ड तो काफी नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको सूफी साहित्य के उस पार्ट को जिक्र करना है जो लोक साहित्य के रूप में है। जैसे आप जाएंगे तो कर्नाटक वगैरह रीजन में आप देखेंगे, हैदराबाद वगैरह रीजन में, तो वहां पर जैसे चरखानामा, शादी नामा के रूप में जो महिलाएं जो गीत गाती थी, चक्की नामा, चक्की पीसते हुए, उसको सूफी कवियों ने अपनाया, उसके माध्यम से सूफिज्म का स्प्रेड किया। लेकिन खैर वो टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तब इस टेक्निकलिटीज को समझेंगे, एक दो बार जब मेंस का पेपर लिखेंगे तो ये टेक्निकलिटीज आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो बच्चों ये बात होती है। तो एक तो ये है। दूसरा फायदा, वो हमें पूछे या ना पूछे। एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, शायद आपको इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल ये है, ये देखिए, ये एक इरफान हबीब की पुस्तक है, द नेशनल मूवमेंट। अभी नई नहीं है, वो 2012 की ही लिखी हुई है, लेकिन सॉरी उससे पहले की ही कहीं लिखी हुई है, लेकिन इसका आर्टिकल्स पुस्तक में तो शायद 2011 या 12 में आई, अपना तो इसका आर्टिकल्स अलग अलग मैंने कहीं और पढ़ा हुआ था। तो आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री है, इसमें गांधीज्म पर अच्छा खासा डील किया गया है। तो मुझे याद है कि 2008 में, पीछे आपको ले चलता, 2009 पॉसिबली, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को पता होगा, खिलाफत मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन के साथ चला था। खिलाफत का मुद्दा भी मैं मानकर चलता हूं, चाहे बच्चा ऑप्शनल का हो या जीएस का हो, पता होगा कि तुर्की का खलीफा इस्लामी विश्व का प्रधान था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के साथ और मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा था, ब्रिटेन के। तो उसे दंडित किया जाना था और उसे पद से वंचित किया जाना था। तो और उसके बहुत सारे भूभाग छीने जाने थे। तो यहां पर मुस्लिम लीग के युवा नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार वो इस्लामी विश्व का प्रधान है, तो उसको इज्जत बख्शी जानी चाहिए। तो गांधी ने इसका फायदा उठाया और गांधी ने उस मुद्दे को सपोर्ट कर और फिर खिलाफत और सहयोग को जोड़ दिया। तो अब ये उसमें एक समस्या यही है कि एक तो खिलाफत का मुद्दा अंतर्देशीय मुद्दा था, वो भारत का मुद्दा नहीं था। दूसरा धार्मिक मुद्दा था। उसी पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि क्या गांधी के द्वारा खिलाफत का मुद्दा उठाए जाने की घटना उनके धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगाता है? डज द इश्यू ऑफ खिलाफत रेज्ड बाय गांधी पुट अ क्वेश्चन मार्क टू सेकुलर क्रेडेंशियल्स ऑफ गांधी? अब बताइए, एक तो मैं मानकर चलता हूं कि क्वेश्चन में खुद उत्तर का संकेत होता है, क्या ऐसा किया था? तो नेचुरली आपके अंदर से निकलेगा नहीं। दूसरा, वो राष्ट्रपिता है। ठीक है, खिलाफत का जो मुद्दा है वो लॉन्ग टर्म उसका इंपैक्ट अच्छा नहीं रहा भारतीय राजनीति में, लेकिन गांधी की नीयत पर तो हम शक नहीं कर सकते कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। तो वैसी स्थिति में नॉर्मली जो बच्चे जवाब देंगे, जो आपको बिपिन चंद्रा या पटेल जितनी भी पुस्तकें हैं उसको पढ़कर बच्चे ये जवाब देंगे, उसी को थोड़ा हमने पॉलिश करके डाला कि गांधी वर्चुअली हिंदू मुस्लिम एकता के आधार के रूप में खिलाफत के मुद्दा को लेना चाहते थे, और ब्रिटिश ने एक लंबे समय तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति भारतीय राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में अपनाई थी।
तो गांधी ने उसके जवाब में जोरो और सामना करो, मतलब जुटो, एकत्रित हो, संगठित हो और सामना करो की नीति पर बल दिया। तो यहां पर खैर एक फ्रेज हमने गढ़ा, किसी तरह उस उत्तर को बाकी पुस्तकों से थोड़ा सा विशेष करने की कोशिश की, ताकि इस पुस्तक का एक इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में आ गया कि इन्होंने, इरफान हबीब ने एक मुद्दा उठाया कि देखो भाई, मुद्दा खिलाफत केवल धार्मिक मुद्दा के रूप में मत लो, वर्ल्ड स्केल पर देखो उसमें क्या हाल हुआ पड़ा है। वो कहते हैं कि देखिए, वर्ल्ड स्केल पर वो समय ऐसा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जितने भी अदर पार्टी है वो सब पराभूत हो चुके हैं, सब पराजित हो चुके हैं, और मित्र राष्ट्र की जो विजय पताका है वो लहरा रहा है। जो कॉलोनी में जिसने भी मांग की स्वराज्य स्वशासन की, उसको डंडे के बल पर दबा दिया गया। भारत में आप देखते हैं कि यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट चला, उसको क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया। जलियांवाला बाग मैसेकर उसी समय हुआ। चाइना में मे 4th मूवमेंट को बलपूर्वक दबा दिया गया। कोरिया में मार्च 3rd मूवमेंट को दबा दिया गया। इजिप्ट में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, वहां पर जबरुल पाशा के नेतृत्व में उसे डंडे के बल पर दबा दिया गया। और उस समय सभी पूरा वर्ल्ड मित्र राष्ट्र के पैरों पर लौट रहा था, और वही समय था कि वो अपने विजय के उपलक्ष्य में एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने भारत में वो वायसराय विला बनवाया था, जो अपना प्रेसिडेंट हाउस के रूप में आप देखते हो, और सेंट्रल सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट के रूप में देखते हो। तो उस समय उस संकट के सिचुएशन, पूरी ब्रिटिश या मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट में अकेला खड़ा होने वाला तुर्की का वह अतातुर्क, जो बाद में कहलाया, जो राष्ट्रपिता के रूप में जाना गया, मुस्तफा कमाल पाशा, वो अकेला खड़ा हुआ और चैलेंज किया मित्र राष्ट्रों को। और गांधी ने उस समय तुर्की को समर्थन देकर वैश्विक स्तर पर एक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे का समर्थन कर रहे थे, न कि धार्मिक मुद्दे को। इसको हमने अपने शब्दों में, कम शब्दों, चूंकि बच्चे लिखना तो 200 वर्ड्स में है, तो पहला उस बिंदु को लिया, दूसरा उस बिंदु को लिया, उसको मिला कर दे दिया। अब यही बताओ कि यही उत्तर अगर एग्जामिनर के पास जाएगा और एक परंपरागत उत्तर आएगा, तो मार्किंग में फर्क होगा कि नहीं? बस मेरा संदेश यही है। इसलिए आप मेरे इंटेंशन को समझिए। मेरा उद्देश्य है कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो, और ज्ञान कहीं भी 1 या 2 पुस्तक में सिमटा हुआ नहीं होता है। रोज आप न्यूज़पेपर देखते हो, उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, दुर्भाग्य से अभी ये कोरोना के टाइम में आर्टिकल्स के स्टैंडर्ड भी डाउन हो गए हैं। मैं भी बहुत ठगा हुआ सा महसूस करता हूं, आप लोग भी महसूस करते होंगे। फिजिकल फॉर्म में तो लोग न्यूज़पेपर भी नहीं देख पा रहे हैं, तो ये बात है। अब बच्चों, रह गई वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तकों की थोड़ी चर्चा करूं, तो मैं एक बात बताऊं कि हिंदी मीडियम में वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में तो प्रचुर, थैंक्स टू राजकमल प्रकाशन एंड हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय कि बहुत सारे पुस्तकों का अनुवाद हो गया। आज इंडियन हिस्ट्री में शायद मैं नहीं समझता किसी विषय में हिंदी माध्यम के पुस्तकों की इतनी उपलब्धता होगी जितना हिस्ट्री में। लेकिन मैं एक बात से थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में यह समस्या आज भी थोड़ी बनी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे बुक है। लेकिन इसके लिए आप हिंदी माध्यम के बच्चे चिंता ना करें, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की मैं डील करता हूं, मैं जानता हूं कि यूपीएससी में आपके पास बुक रीडिंग के समय बहुत कम होते हैं। जितनी बुक की हम चर्चा करेंगे, आप उसको परचेज करके घर में तो जरूर रख लेंगे, उस पर नाम लिखकर अपनी संप्रभुता भी स्थापित कर लेंगे, लेकिन जब पुस्तक पढ़ने की बात आएगी तो फिर पेज टू पेज उसको कवर करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण होता है एक तरीके के हिसाब से पढ़ना। तो सबसे पहले बच्चे, अगर तुम हमें कहोगे तो मैं तो नई एनसीईआरटी आपको इंडियन हिस्ट्री में रेकमेंड किया, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी रेकमेंड करूंगा। मतलब इतनी अच्छी ये एनसीईआरटी बुक नई आप लोगों के लिए लिखी गई है, उसके पहले आमुख और प्रीफेस को जरूर पढ़िए। उसने क्या लिखा है, देखो एक्चुअली क्या था कि पहले था वर्ल्ड हिस्ट्री, अब कॉन्सेप्ट आ गया ग्लोबल हिस्ट्री का। हमको याद है 2009 में एक पुस्तक लिखी गई थी, और वो पुस्तक मैंने उसी समय उसको ली थी। मेरा किंडर वर्जन उसके पास है, वो है, ऑथर का नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। जैसे ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल हिस्ट्री करके पुस्तक आई थी, और ये डोमिनिक सेसन मेयर के हैं ये पुस्तक। ये जो पुस्तक तुम देख रहे हो, ये पुस्तक की खासियत ये है कि इसने वर्ल्ड हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री की तरह नहीं देखा, ग्लोबल हिस्ट्री की तरह देखा। पहले अगर हम पढ़ते थे तो अगर हम एशिया के पार्ट को पढ़ते थे, यूरोप के पार्ट को पढ़ते थे, अमेरिका के पार्ट को पढ़ते थे, तो एक दूसरे से एक तरह से उसको लोकलाइज करके ज्यादा पढ़ते थे। अब नहीं है, अब माना गया कि नहीं, लोकल का ग्लोबल से अलग कोई महत्व नहीं है। एक फर्नांडे ब्रॉडेल करके एक फ्रेंच स्कॉलर है, आपके एनसीईआरटी बुक में उद्धृत है, आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में प्रीफेस से पढ़ना, उसका नाम उद्धृत है। उसने कहा कि विश्व के बिना राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो पहले तो आप यही जान लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का
परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर चुका है। ग्लोबल हिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी बुक दो बातों को एम्फेसाइज कर रही है। एक कि भाई जब आप नेशन के बारे में पढ़ते हो तो ग्लोबल से अलग नेशन का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। दूसरा, वो एक और मुद्दा इसने उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो देखो अब तक क्या था कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ाई होती थी वह एक तरह से यूरो केंद्रित था, पश्चिम पर वो केंद्रित हुआ करता था। इन्होंने इसको बदला, उदाहरण कहा कि नहीं, हालांकि और भी कई पुस्तकों में बदली गई धारणा कि हम ऐसा नहीं है कि बाकी महाद्वीप को हम यूरोप के इतिहास के पिछलग्गू के रूप में देखेंगे, बल्कि इनके इतिहास का अपना एक अलग महत्व है। तो नई एनसीईआरटी आपके लिए कंपलसरी है, उसमें आप थोड़ा भी सोचिए विचारिए नहीं, नई एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वाइज हम भी पढ़ें तो थोड़ा आपको और भी कष्ट करना पड़ेगा, समय देख लीजिए। पुरानी जो एनसीईआरटी आपकी चलती है उसमें सभ्यता की कहानी पार्ट 1 और सभ्यता की कहानी पार्ट 2 है। उस एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं, दैट्स अ गुड, मतलब उसमें वो क्रोनोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन जो नई एनसीईआरटी में जो नए अप्रोच मिलेंगे उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। क्लास 9th की एनसीईआरटी ले लीजिए नई, 10th और 11th, ये तीनों एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि उसमें जैसे 11th की जो एनसीईआरटी काफी फैली हुई है, अलग अलग टॉपिक, उसमें क्या है कि एक तरह का टॉपिक क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं किया है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुरानी एनसीईआरटी को सभ्यता की कहानी पार्ट 1, सभ्यता की कहानी पार्ट 2, उसमें आप सभ्यता की कहानी पार्ट 1 को थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं, सभ्यता की कहानी पार्ट 2 को आप जरूर पढ़ लीजिए। और एक अर्जुन देव की एक पुस्तक है, अर्जुन देव की वो मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री समकालीन विश्व इतिहास है, तो वो भी आपको काम लाइक इंफॉर्मेशन उसमें दे देगा। तो आप उस पुस्तक को भी देख सकते हैं। पहले वो एनसीईआरटी के रूप में पुस्तक थी, लेकिन वो एनसीईआरटी के रूप में हट गई, तो फिर उसको दूसरे रूप में अर्जुन देव ने छाप दिया है। तो वो अब दूसरे रूप में प्रिंट होकर निकली है, और ये जो नया प्रिंटिंग उसको भी आप ले सकते हो, पुरानी एनसीईआरटी पुस्तक ही थी। तो मेरे विचार से एनसीईआरटी पुस्तक आपके लिए कंपलसरी है। उसके अलावा हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा मैं एक बुक बता रहा हूं, आपको हंसी आएगी। वो एक बुक दीनानाथ वर्मा का विश्व इतिहास करके, दीनानाथ वर्मा करके निकलती होगी। हम दीनानाथ वर्मा को इस बात का क्रेडिट देते हैं कि थोड़ा थोड़ा में ही उन्होंने सबको अच्छे और थोड़ा स्तरीय ढंग से समेट दिया है। तो वो पुस्तक को आप ले सकते हो। उस पुस्तक को, चूंकि उसमें विश्व के बाकी चीजों, क्योंकि आप अगर, वैसे तो मैं आपको यूरोप पर भी स्पेसिफिक पुस्तक बता सकता हूं। यूरोप पर स्पेसिफिक पुस्तक है, जैसे एक आपका स्टैंडर्ड पुस्तक की बात बता रहा हूं। एक पुस्तक आपकी आती है जो दिल्ली विश्वविद्यालय से निकली है, एडिटेड है, और उसका नाम है यूरोप का इतिहास, और उसका वो एडिटेड बाय पार्थसारथी गुप्ता, वॉल्यूम 2। तो यूरोप का इतिहास वॉल्यूम 2 बाय पार्थसारथी गुप्ता आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एक बुक अगर और स्तरीय पढ़ना चाहते हो, 3-4 चैप्टर ही लिखा है, ऑथर तो बहुत ही ग्रेट ऑथर है, जेम्स जॉल उसका नाम है, स्नेह महाजन ने उसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ। अगर मार्केट में अवेलेबल होगा तो वो बुक आप घर में रख सकते हो। और वो 1870 के बाद है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परिप्रेक्ष्य, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिप्रेक्ष्य, वो आपको डिटेल्स में जिसको पढ़ना है, जो बच्चे ज्यादा रुचि रखते हैं, जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो जेम्स जॉल वाली बुक भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या है कि जैसे दीनानाथ वर्मा ने थोड़ा थोड़ा करके लिख दिया है, इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन मैं पहला बुक आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ये काश हिंदी मीडियम में रहता तो अच्छा रहता। ये इधर ही 2012 में ये बुक आई है, रंजन चक्रवर्ती की। ये विद्यासागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और हमें याद है कि पीछे मॉडर्न हिस्ट्री की बुक भी लिख चुके हैं। इनकी बुक की खासियत है, कारण क्या है डोंट नो। इनकी बुक जब भी आती है तो इनकी बुक से अच्छे खासे क्वेश्चंस यूपीएससी लेते हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आई उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन लिखे गए, हम लिए गए। 2017 में भी मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, 2015 में भी देख रहा हूँ, तो अच्छे खासे क्वेश्चन लिए गए। और ये क्वेश्चन ये बुक 2012 में आई, और 2013 में अमेरिकन रेवोल्यूशन पर आप देखेंगे तो 2012 में शायद ऑप्शनल में वही क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन जीएस में 2013 में पहले ही वर्ष सिलेबस चेंज हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन पर यह क्वेश्चन इससे लिया गया था। तो दैट इज वेरी गुड बुक। और 2016 में आप डायरेक्ट, आपको इनका जो लाइन है वही लाइन क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएगा, अमेरिकन सिविल वॉर पर ऑप्शनल पेपर में ये जो क्वेश्चन है इन्होंने डील किया है। और ये क्वेश्चन इनका है, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, आई बिलीव दिस गवर्नमेंट कैन नॉट इंड्योर परमानेंटली हाफ स्लेव एंड हाफ फ्री।
ये लाइन ही उठाकर सीधा 2016 के यूपीएससी के मेंस के शॉर्ट नोट के पेपर में पूछा हुआ है। वैसे ये बुक तो ऑप्शनल वाले के लिए काफी उपयोगी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वो बल्कि इसे देख सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री। लेकिन आपका सिलेबस जो ऑप्शनल है उसकी परिधि व्यापक है, और जब ऑप्शनल के ये सिलेबस की परिधि व्यापक है तो आप ध्यान रखें कि उसमें इतने से ही आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दूसरे दूसरे एरिया से भी लेना पड़ेगा। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कुछ टॉपिक निकल आते हैं, एशियन से निकल आते हैं, जैसे आपका यूरोप का स्पेसिफिक टॉपिक निकल आता है, और वो चला जाता है नियरली 1990s तक आपका सिलेबस चला जाता है ऑप्शनल पेपर में। तो ये उसमें इनसफिशियंट होगा, तो थोड़ा सा आपको दूसरे बुक का सहारा लेना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में पुस्तकों की कमी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। एक बुक अभी कोई भी ऐसी बुक जो वहां तक जा रही हो वैसी बुक आप ले सकते हो, और उस बुक से देख सकते हो आप। मतलब आपके पास पुस्तकों, इंग्लिश मीडियम में पुस्तकों की कमी नहीं। कोई भी ऐसी पुस्तक जिसका एक चॉइस नहीं है, मैं बताऊं, व्हाट एवर मीन्स यू कैन से। जैसे एक स्नेह महाजन ने भी लिखा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, तो स्नेह महाजन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, इंग्लिश में ही उनकी बुक है, वो बुक भी आप ले सकते हो। और तो इंग्लिश मीडियम में चॉइस में ऐसा दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम वाले को जैसे मैंने सजेस्ट किया है कि दीनानाथ वर्मा तत्काल ले लें, यूरोप के इतिहास में उसे ले लें। जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं जेम्स जॉयल ले लें, और कंपल्सरीली एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लें। अब आप कहेंगे इतनी सारी मैं कैसे पढ़ूं, तो आप उसमें कम कर लीजिए, श्रेणी वाइज कर लीजिए। पहले एनसीईआरटी को देखिए, फिर टाइम बचे तो उसे देखिए, फिर टाइम बचे तो उसे देखिए। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो थोड़ा तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ बुक्स तो थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन कोई विकल्प है नहीं, क्वेश्चन का रेंज काफी ज्यादा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता, अब इस सिलसिले में मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो सबसे अहम है। आप लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका बदल लो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब आप सिलेबस को लो, तो मेरा एक सजेशन मानो, सिलेबस को आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। अब कहोगे भाई आप स्टडी टेबल पर नहीं चिपका, मुझे याद ही, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में इस प्रक्रिया से गुजर चुका था। तो आप सिलेबस को चिपका लो और एक बार डेली उस सिलेबस को पढ़ो, क्योंकि सिलेबस को आप जितनी बार पढ़ते हो उतना उससे नया अर्थ निकल कर आपके दिमाग में आता है। अब देखिए, जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होता है तो कुछ चीजें जीएस वाले और ऑप्शनल वाले हैं, दोनों का कॉमन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर तक जीएस वाले ऑप्शनल वाले साथ साथ चलो, क्योंकि आप ये दिमाग से हटा लो जनरल स्टडीज वाले कि आपके जो क्वेश्चन हो ऑप्शनल से थोड़ा भी कम स्टैंडर्ड के होते हैं, लगभग वही स्टैंडर्ड के होते हैं। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन अभी कम पूछ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको बढ़ाकर 3 क्वेश्चन भी कर दें। और सबसे अहम बात जो हमने आपको बताई कि वर्ल्ड हिस्ट्री नॉलेज का द्वार है, ज्ञान का द्वार है। उसी वर्ल्ड हिस्ट्री की चाबी से आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आप कह सकते हो द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सबके द्वार खुलते हैं। तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको लेकर चलना पड़ेगा हमें। तो इसलिए जीएस वाले कोल्ड वॉर तक उसको ले जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब जनरल स्टडीज वाले को पढ़ाता हूं तो मैं थोड़ी सी उनको आगे तक ले जाता हूं। आगे तक का मतलब क्या है, क्या ज्यादा नहीं। जैसे मेरा जो तरीका है, जो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, कि मैं वर्टिकल तो टॉपिक को लेता ही हूं, जिसको कहते हो लंबवत, जिसमें हम टॉपिक के अंदर ज्यादा घुसते हैं। दूसरा कहते हैं ऑरिजेंटल, जो एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरे से तीसरा टॉपिक के थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, जिसको आप कहोगे इंटेंसिव स्टडी। क्योंकि यूपीएससी में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडी का एक बैलेंस खोजता है, कहां ही जाता है समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। तो इसलिए दोनों के बीच एक मेल बनाने के लिए थोड़ा सा हम उसमें ज्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों की उससे अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है तो बुराई क्या है। तो मैं इसमें इससे से पहले बताऊं, एक कॉमन बातें बताऊं कि जैसे आपका सिलेबस शुरू होता है इनलाइटनमेंट से, प्रबोधन से। पहला आपका जो टॉपिक आता है प्रबोधन। प्रबोधन एक विचार है, एक परिवर्तन। लेकिन अब जो विचारधारा है, तो बच्चों को समझना चाहिए कि विचारधारा के पीछे एक आर्थिक सामाजिक आधार होता है। तो कोई अगर सीधा 18वीं सेंचुरी का प्रबोधन समझना चाहेगा तो मेरे विचार में उसमें वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि वो फिर रटने वाली, फिर बिना समझे हुए वो इंजॉय नहीं कर पाएगा स्टडी को। तो मेरे विचार से उसको पहले एंशिएंट यूरोप और मिडिवल यूरोप की थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी समझ चाहिए, बहुत ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है। फिर वहां अवॉइड करना है कि हम डिटेल्स में ना जाए। इसलिए जब आपका जो सभ्यता की कहानी पार्ट फर्स्ट मैंने बताया, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें वो डील किया हुआ है, वहां भी बहुत ज्यादा है।
उतनी की भी जरूरत हमें नहीं, हमें बहुत कम की जरूरत है। और वहां से बढ़कर जब हम 18वीं सेंचुरी प्रबोधन पढ़ाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि देखो एंशिएंट यूरोप में क्या था, मेडिवल यूरोप में किस प्रकार से 3 मध्ययुगीन संस्थाएं स्थापित हुई थी, जिसमें एक सामंतवाद था, एक चर्च व्यवस्था थी, तीसरी एक होली रोमन एम्पायर था। इन तीनों में जब तीनों टूटकर यह संस्था गिरी परिवर्तनों के कारण, तो फिर नए सामाजिक वर्ग उभर कर आए। वो नया सामाजिक वर्ग मध्य वर्ग था। मध्य वर्ग ने नए प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। उसका परिणाम हम देखते हैं, व्यावसायिक क्रांति को जोर मिला, पुनर्जागरण जैसी नवीन विचारधारा आई, मध्य वर्ग सशक्त होकर उभरा, सामंतवाद के कब्र से शक्तिशाली मोनार्की, पावरफुल मोनार्की, शक्तिशाली राजतंत्र उभर कर आया। फिर मध्य वर्ग जो राइजिंग मिडिल क्लास था, उसकी आकांक्षा बढ़ी और उसने मोनार्की को, चर्च को और कुलीन वर्ग को, जिसको सामंत कुलीन कहते, उन तीनों को उसने एक तरह से चेतावनी दी, एक अपनी विचारधारा की घोषणा की, और वही विचारधारा इनलाइटेनमेंट था। और तब तुम इनलाइटेनमेंट को देखोगे बच्चे, तब इनलाइटेनमेंट को समझोगे। अब इनलाइटेनमेंट का सूत्र जुड़ जाता है अमेरिकी क्रांति से। तो मेरा उसमें सजेशन यह है कि बखूबी आप एक टॉपिक को पढ़ो तो उसको सांगोपांग उसके सारे पार्ट को पढ़ो और क्वेश्चन को भी सामने रखो, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सको। लेकिन जब एक टॉपिक तुम्हारा समाप्त हो जाए तो दूसरे टॉपिक पर आने से पहले दोनों के रिलेशन को जोड़ना मत भूलो, क्योंकि फिर कहोगे भाई इसमें फायदा क्या है। बहुत फायदे हैं। एक फायदा है कि आपको रुचि जगेगी, इंटरेस्ट। दूसरा फायदा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर, आपका अपना ओपिनियन डेवलप करेगा, जिसको मैं कहता हूं थिंकिंग क्रिएशन। और तीसरा फायदा है कि जिसको तुम वर्टिकल स्टडी कहते हो, अमेरिकी क्रांति के साथ भी तुम बेहतर जस्टिस तब कर पाओगे जब तुम्हें फ्रांस की क्रांति समझा हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्भव समझा हुआ है, उदारवाद राष्ट्रवाद का उद्भव समझा हुआ है, समाजवाद, मार्क्सवाद, फर्स्ट वर्ल्ड और आगे के टॉपिक्स का जब समझ आपको ज्यादा बेहतर है, तभी आप समझ सकते हो। दूसरी बात यह है कि यूपीएससी की एक खास प्रवृत्ति, आप देखो इसी बार आप जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को देखो कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी। आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं कैसे रखी, देखने में कितना इजी लगता है। अरे बच्चे को लगता है कि अरे क्या है इसमें मैं, लेकिन जब बच्चे लिखना शुरू करेंगे तो उनकी कलम बरबस अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति की घटनाओं की तरफ घूम जाएगी और वो घटनाओं की चर्चा करने लगेगी। बट दिस इज नॉट द जस्टिस टू द टॉपिक। अब अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति से कौन ऐसे विचार निकल कर आए, जैसे राजनीतिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक दृष्टिकोण बदला, तो उसको देखने के लिए घटनाएं बताने की जरूरत नहीं है। उन दोनों क्रांतियों से जो निकलकर वैचारिक शक्ति आ रही है, उस वैचारिक शक्ति को समझना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो खैर ये तो आप अगर ऑप्शनल के क्वेश्चन को देखो तो ऑप्शनल के क्वेश्चन में भी आपको एक दिलचस्प चीज नजर आएगी। ऑप्शनल के क्वेश्चन भी काफी स्टैंडर्ड होते हैं। तो उसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि 2-2 टॉपिक से लिंक करके आपसे पूछेंगे, और कई क्वेश्चन में तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे लिखना क्या है, जिसमें बहुत इजी होगा। 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन ये है, एक बार उन्होंने पूछा, जैसे आपने जर्मनी के एकीकरण के बारे में सुना होगा, तो सेडान के युद्ध में के माध्यम से एकीकरण पूरा हुआ। अगर नहीं सुना है तो घबराना मत, तुम जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ोगे तो उसकी जो प्रक्रिया पूरी हुई है, वो बैटल ऑफ सेडान की चर्चा आपको 1870 में मिलेगी, और मिलेगी उसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी लड़ा फ्रांस से और ब्रिटेन वगैरह से। तो फिर जर्मनी जब पराजित हुआ तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, जून 1919 के पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी को पेनलाइज किया गया, उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसे दंडित, पनिश किया गया। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब डेट एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, वो पूछ रहा है कि भाई इतनी तिथि 1870 को जर्मन इतिहास में गौरव का दिन था, और इतने में 1919 जर्मन इतिहास में अपमान का दिन था। टिप्पणी कीजिए। अब बच्चे को लग रहा है कि भाई जो कहना था वो आपने तो खुद कह दिया, अब हम क्या कहें, तो मेरे लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो आपको उसमें
उसको अब वहीं पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन, अपने आपका विचार जो आपने ओरिजेंटल पढ़ाई की है वहीं पर काम आएगा, आपके दिमाग में वो फ्लैश करेगा। मेरे मन में तो लालच ये होता है कि मैं आपका उत्तर दे डालूं, लेकिन समय के कांस्टेंट को देखते हुए, क्योंकि आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम दूसरे ढंग से आपको प्लान करेंगे, क्योंकि ये मेरे लाइब्रेरी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अब हम जब भी आपसे मिलेंगे वो हम आपसे अलग जगह अपने स्टूडियो में मिलेंगे, जहां हमारे पास प्रचुर टाइम होगा और दूसरा सेटअप होगा। यहाँ मैं कुछ चाहकर भी नहीं लिख पा रहा हूँ, सिर्फ आपसे एक कम्युनिकेशन बनाने का हमने इसको माध्यम बनाया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई ना कोई रूप में आपसे कम्युनिकेशन बना रहा। मैं अकेला फील नहीं किया, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं स्टूडियो में आने वाला हूँ, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को डील करूंगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा कि 1917 की रूसी क्रांति का न केवल तात्कालिक विश्व को प्रभावित किया, बल्कि उसने आगामी विश्व को भी एक दिशा दे दी। अब वहां पर क्या है कि दोनों को जोड़ के अब 200 वर्ड्स में आपको लिखना है कोल्ड वॉर सिचुएशन तक। उसमें भी ऐसा नहीं कि घटनाक्रम आपको लिखना है, आपको पूरी समझ वहां लिखनी है। अब देखो, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति दोनों की तुलना करके पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति कम से कम अपने आरंभिक चरण में फ्रांस तक ही सीमित रहा था, लेकिन जो रूस की क्रांति है वो रूस की क्रांति का आरंभ से ही दृष्टिकोण ग्लोबल था। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्पिटिटिव स्टडी करना मांगता है कि दोनों की समझ वहां से लेकर यहां तक विकसित हो। तो बच्चों, मेरे मन में तो बल्कि ये बात बैठ गई है कि ओरिजेंटल पढ़ाई के बिना ज्ञान ह्यूमैनिटीज की पूरी नहीं हो सकती। इट्स माई पर्सनल कन्विक्शन। हो सकता है कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं करे, कोई नहीं, जब एग्जाम हॉल में जब पेपर लिख रहे होगे तो ये बात तुम्हें जरूर याद आएगी। अब देखो, दूसरी बात कि मैं एक जस्ट एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं जनरल स्टडीज वाले बच्चों के लिए जो मैं क्लास ले रहा था, तो जनरल स्टडीज के बच्चे को हमने एक मैटर तैयार किया। तो उस मैटर में मेरे दिमाग में अचानक योजना आई कि चलो भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, कोल्ड वॉर तक जाना होता है नॉर्मली, क्योंकि हमने जब सिलेबस देखा, जीएस का सिलेबस तो डिफाइंड है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस के आधार पर पता करने की कोशिश करते हैं क्या रेंज है। तो पता चला कि चूंकि कोल्ड वॉर में उन्होंने कहीं ना कहीं स्वेज नहर संकट, स्वेज कैनाल क्राइसिस तक पूछा हुआ है, इसलिए हो सकता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में पूछ दें, तो हम आगे बढ़ते चले गए और उसी में हम बस कोल्ड वॉर तक लेकर उनका सिलेबस समाप्त हो जाता है। उसके बाद मैंने एडिशनल उनके लिए एक टॉपिक बनाया। वो टॉपिक यह है कि हमने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आप समझते हो कि जो भी मध्यकालीन संस्थाएं थी उसको अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने तोड़ दी, और अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने जिन नवीन संस्थाओं को बनाया उसे दो वर्ल्ड वॉर्स ने चूर चूर कर दी। तो वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो फिर एक विश्व व्यवस्था कायम हुई, उस विश्व व्यवस्था को समाप्त करेगा भूमंडलीकरण, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये ग्लोबलाइजेशन का अंत क्या कोविड-19 ग्लोबलाइजेशन का अंत कर देगा, ये आप लोगों का जजमेंट करना और आप लोगों के कोर्ट में बॉल है। यहां पर जो हम लेकर चले 1970 से, तो आयल क्राइसिस से उसको लेकर 1970 से लेते हुए उसको इतिहास में चेंजेस को दिखाते हुए मैं पहुंच गया हूं 2019 तक पहुंच गया था। और तब तक होली की छुट्टी हो गई और फिर लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 आ गया। तो अब मुझे उसमें एक और केवल पॉइंट जोड़ना है कि कोविड-19 और पैंडेमिक उस पर क्या विश्व इतिहास पर प्रभाव छोड़ेगा, और वो चाहे वो ऑप्शनल का बच्चा हो, जीएस का बच्चा हो, सबको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा कि यार इतिहास को ऐसे देखो। इतिहास लोग इतिहास के लिए नहीं पढ़ते हैं, वर्तमान के लिए पढ़ते हैं। तो बच्चों, बात करने की इच्छा तो काफी है। आगे का मैं अनाउंसमेंट आपको कर दूं कि आगे मैं आपसे स्टूडियो में मिलूंगा। अब मेरा जो लेक्चर होगा वो एक लंबा लेक्चर होगा और कोई टॉपिक स्पेसिफिक लेंगे। हम दो तरह की चीजें प्लान कर रहे हैं। एक प्लान कर रहे हैं कि आपको जैसे एक नेशनलिज्म पर हमने एक बड़ा लेक्चर दिया था, लेकिन क्लास लेक्चर था, लेकिन मैं सेपरेट बना के आपको मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, इस तरह का एक स्कॉलरली लेक्चर बनाऊं और लीमेंटर में बच्चों को ये सारी आइडियोलॉजी से वर्क परिचित कराऊं और इतिहास में कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व किया उसको दिखाऊं। दूसरा, हमारा ये भी प्लान है कि हिस्ट्री एक नैरेटिव है, नैरेटिव भी है, लेकिन नैरेटिव को आज के हिस्टोरियंस ने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब कॉमन ऑडियंस भी हैं जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन उनको जिज्ञासा होती है। तो वैसी हिस्ट्री का कुछ पार्ट चुनकर, जो मुगल, हरम, मराठास, सिख, तो ऐसे कुछ हिस्ट्री का पार्ट भी पकड़ूंगा कि वैसे पाठकों के जिज्ञासा की भी चीज हो। और तीसरी चीज, क्योंकि आप जानते हो कि हिस्ट्री तो मेरे लिए बहुत ही एक
मन में रचा बसा और मैं मान कर ये चलता हूं कि सारे विषय ह्यूमैनिटीज के यहीं से निकले हैं। तो एक हिस्ट्री के बच्चे की समझ व्यापक होनी चाहिए और बहुत सहज विषय भी है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। और लास्टली कि मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर भी क्लास लूंगा कि भाई कैसे क्वेश्चन की राइटिंग की जाती है, क्योंकि आजकल के बच्चों को उसमें बहुत परेशानी देखता हूं और केवल ओरली बोलने से नहीं होगा, मैं सामने क्वेश्चन रखूंगा, उसको लिख के बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और बड़ी खुशी है और मेरी तरफ से आपको शुभकामना। फिर हम मिलेंगे, लेकिन अब आपको सूचना कैसे मिलेगी, एक तो मैं ये मैसेज दे दूंगा, दूसरा आप सब बेहतर है कि जितने भी लोग हैं सब सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि जैसे मैं कुछ डालूंगा आपको तुरंत पता चल जाएगा और मैं तो आपके साथ कम्युनिकेशन में बना रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर।